now we are going to take another scheduling algorithm which is highest response ratio. Okay, now what is the criteria of selection? Criteria is response ratio. What is response ratio? Response ratio is a numerical parameter which is calculated by this formula, w plus s divided by s. And what is w and what is it? W is waiting time. Waiting time according to the current time. Waiting time according to current time. According to करंट टाइम, ये सीटी कंप्लीशन टाइम मतलब समझ लीजिएगा, करंट टाइम अकॉर्डिंग टू करंट टाइम। अब कैसे निकालते हैं हम क्वेश्चन करते हुए समझ लेंगे, ठीक है। अब एस क्या है? आपका सर्विस टाइम या बस टाइम, ठीक है। एक एग्जांपल से इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये एल्गोरिदम वर्क करती है। तो सिंपली क्या करना है, हमारे पास प्रोसेस गिवन है एक इस एग्जांपल के लिए, सीधे हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उससे हम समझ लेंगे कि कैसे अप्रोच वर्क करती है। सिंपली आप गैंट चार्ट बनाइए। अब गैंट चार्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ओके, राइट। नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसमें बता रखा है क्या क्या होता है, कैसे कैसे शेड्यूलिंग होती है, क्या क्या अप्रोच फॉलो करनी होती है। तो टाइम जीरो पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? कोई भी नहीं अवेलेबल। तो जीरो से वन क्या होगा? सीपीयू किस स्टेट में रहेगा? आइडल स्टेट में रहेगा। टाइम वन पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है? P1 है। अब किस मोड पे ऑपरेट करना है? नॉन प्रिम्प्टिव मोड पे ऑपरेट करना है। तो वन पे P1 अराइव हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ही वो एग्जिट करेगा। एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा और टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो P1 अराइव हुआ वन पे, 2 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करा, 3 पे टर्मिनेट करेगा। अब टाइम 3 तक कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? कोई भी नहीं अवेलेबल। तो 3 से 4 तक क्या करेगा वो? नेक्स्ट कब आने वाला है? 4 पे आने वाला है। तो 3 से 4 तक सीपीयू किस स्टेट में होगा? आइडल स्टेट में होगा, राइट। तो 4 पे कौन से प्रोसेस अवेलेबल है? P2 अवेलेबल है खाली। तो P2 को सीपीयू एलोकेट करा जाएगा, कितने टाइम के लिए करा जाएगा? 6 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो 4 पे मिला है, 6 यूनिट ऑफ टाइम वो कंज्यूम करेगा, मतलब अपना सीपीयू टाइम स्पेंड करेगा उसके अंदर। 10 पे वो रिलीज कर देगा सीपीयू को। टाइम 10 तक कौन कौन से प्रोसेसर अराइव हो चुके हैं? P5 अराइव हो चुका है, P4 अराइव हो चुका है, P3 अराइव हो चुका है। ये तीनों प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। अब एक से ज्यादा प्रोसेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो अब हम रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब हमें रिस्पॉन्स रेशियो को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स रेशियो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। P3 का रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या? W प्लस एस अपॉन एस। तो यहाँ W क्या है? ठीक है, W है करंट टाइम माइनस अराइवल टाइम। करंट टाइम माइनस अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस। करंट टाइम है 10, अराइवल टाइम है 5, प्लस एस कितना है? 3 है। 3 डिवाइड बाय 3। ओके, ये हो गया आपका 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 मतलब 8 डिवाइड बाय 3। 8 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? ये हो गया आपका 2.66। ओके, अब आ गया आपका P4, राइट। 2.66 हो गया। अब आ गया आपका P4, ठीक है। P4 में भी से आपको सेम कैलकुलेट करने के बाद W प्लस एस अपॉन एस। अब करंट टाइम है 10, अराइवल टाइम है प्रोसेस का 6, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4। 4 प्लस इसका सर्विस टाइम कितना है? 5 डिवाइड बाय 5। तो ये कितना हो गया? 9 डिवाइड बाय 5। अब 9 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? ये होता है 1.8 समथिंग होता है। तो मैं राउंड फिगर लेके ये ले लेता हूँ 1.9, राइट। अब है नेक्स्ट है P5, ठीक है। P5 भी है। अब P5 के लिए क्या करना है? करंट टाइम मतलब 10 माइनस अराइवल टाइम 8। 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2, प्लस इसका बस टाइम कितना है? 1 डिवाइड बाय बस टाइम 1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3। अब हमें एक आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इन तीनों पैरामीटर्स में चूज किसे करना है। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो मतलब हाईएस्ट वैल्यू को चूज करना है। तो एच गिवन होगा हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो, तो P5 सेलेक्ट हो गया। तो आपका यहाँ 10 पे कौन सा प्रोसेस जिसे सीपीयू मिलेगा वो होगा P5। कितने देर के लिए मिलेगा? 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए उसे। तो 10 से 11 तक P5 के पास रहेगा। अब टाइम 11 पे फिर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ, फिर दोबारा हम रिस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब ये सेकंड टाइम के लिए निकाल रहा हूं मैं यहाँ P3 के लिए। करंट टाइम है 11, अराइवल टाइम है 5,
तो 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, प्लस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3, 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया 9 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपका 3। अभी P4 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट टाइम है 11, अराइवल टाइम है 6, तो 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, प्लस इसका बस टाइम कितना है 5 डिवाइड बाय बस टाइम 5, तो 10 डिवाइड बाय 5, ये हो गया कितना आपका 2। तो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो कंसीडर करना है तो P3 को हम सिलेक्ट कर लेंगे शेड्यूल करने के लिए। ओके, P3 को कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, P3 की टाइम रिक्वायरमेंट है 3, 11 पे मिलाया उसे 3 टाइम रिक्वायरमेंट है, तो कब कंप्लीट करेगा वो करेगा 14 पे कंप्लीट, राइट। अब उसके बाद किसे मिलेगा, 14 के बाद मिलेगा आपका P4 को, क्योंकि इकलौता प्रोसेस अवेलेबल है, मतलब अकेला है, तो सिर्फ डायरेक्टली कर देंगे शेड्यूल। ओके, 14 पे एंटर हुआ है, 5 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 19 पे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब तो यहाँ कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं हम। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 19, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 14, P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है 11, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 10, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 3। ओके, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका 3, P2 का कंप्लीशन टाइम है आपका 10, P3 का कंप्लीशन टाइम है आपका 14, P4 का कंप्लीशन टाइम है आपका 19, ये 19 है, P5 का कंप्लीशन टाइम है 11। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपको टर्न अराउंड टाइम, TAT। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 6, 13 वो 14 माइनस 5 9, 19 माइनस 6 13, 11 माइनस 8 3। ओके, अब क्या निकालना है हमें, वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 3 6, 13 माइनस 5 8, 3 माइनस 1 2, राइट। अब आपको क्या निकालना है, इन सब का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, सबका सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। सम, इस सब का सम कितना आ गया, ये हो गया 8 और 2 10 और 16, तो 16 डिवाइड बाय 5, 16 बाय 5 हो गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम, राइट। और ये हो गया आपका 8 8 12 मतलब 8 और 12 20 और 13 33, 33 डिवाइड बाय 5 हो गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, राइट। ये हो गया आपका 6.66 आएगा शायद, 6.66 मतलब 6.6 आएगा। और ये हो गया आपका 1 पॉइंट नहीं सॉरी 3.2। ओके, राइट। multi-level, now we are going to take multi-level queue scheduling algorithm. Okay, in this approach we have multiple ready queues, multiple level of ready queues. Okay, और हर एक लेवल की एक सिग्निफिकेंस प्रायोरिटी होती है, मतलब हर एक लेवल के लिए एक प्रायोरिटी स्पेसिफाइड कर दी जाती है कि इस प्रायोरिटी के मतलब एक रेंज स्पेसिफाई कर देती है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ये मान रहा हूं कि हायर नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो जो 1 या जो 2 से छोटे हैं वो लास्ट क्यू में है। मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, मतलब हाइपोथेटिकल केस बोल रहा हूँ कि जो भी जिस भी प्रोसेस की प्रायोरिटी 2 से छोटी हो वो मतलब सबसे लास्ट लेवल में हो, जिसकी प्रायोरिटी 4 से छोटी हो, 4 से छोटी छोटी हो, वो रहे क्या बोलते हैं उससे ऊपर वाले लेवल में। तो हर लेवल को अगर मैं 2 कर रहा हूँ और लास्ट वाले लेवल में मान लो मैंने nth वैल्यू दे दी जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो सिर्फ ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब जो मेरे सबसे महत्वपूर्ण काम है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे ऊपर लेयर पे है, तो मैं पहले इंपॉर्टेंट को करूंगा, फिर लेस इंपॉर्टेंट करूंगा, फिर लेस इंपॉर्टेंट करूंगा, फिर सबसे एंड में जाके जो बिल्कुल जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम है उन्हें करूंगा। ये अप्रोच हम इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होती है, ये देखिए, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इन विच पर्टिकुलर रेडी क्यू प्रोसेस हैज टू बी प्लेस्ड विल बी डिसाइडेड। ओके, प्रोसेस की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किस पर्टिकुलर रेडी क्यू में उसे डालना है ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी प्लेस्ड इन टॉप लेवल रेडी क्यू, ओके,
एंड द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी प्लेस्ड इन बॉटम लेवल रेडी क्यू। जो हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं वो टॉप लेवल में डाल दिए जाएंगे, और जो लोअर प्रायोरिटी के हैं वो डाल दिए जाएंगे आपके बॉटम लेवल में। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था, मान लीजिए आपको एक दिन का अपना वो अरेंजमेंट सेट करना है। ठीक है, तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आप उन्हें ऊपर रखेंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट काम है उन्हें नीचे रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो आप 2 घंटे की स्टडी को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे, मतलब पहले सबसे पहले सुबह स्टडी का टाइम रखेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ और काम है, मान लीजिए बैंक का भी काम है दिन में, तो आप फिर नेक्स्ट बैंक का काम रखेंगे। फिर मान लीजिए कॉलेज कॉलेज का वर्क रख लेंगे थोड़ा बहुत, फिर अपना वैसे होमवर्क वगैरह रख लेंगे। लास्ट में जाके जो सबसे लेस काम होगा वो बिल्कुल नाइट में जाके वो अपने फोन के लिए निकालेंगे, कि अगर बाई चांस कोई इमीडिएट मतलब अगर फोन नहीं भी चलाना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे इंपॉर्टेंट काम अगर नहीं हुए तो दिन वेस्ट हो सकता है, राइट। ओके, तो इसी तरह से डिसाइड कर देता है। लेकिन इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अब किस अप्रोच को फॉलो करेंगे, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ द टॉप लेवल, मतलब सारे इंपॉर्टेंट काम करने के बाद ही आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम को करेंगे। मतलब एक लेवल सेट कर लेना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, फिर है उससे थोड़े लेस इंपॉर्टेंट काम, फिर और लेस इंपॉर्टेंट काम। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होने करने के बाद तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे ना, राइट। ओके, further ready queue level will be processed, right? Okay, these if this strategy is followed, then process which are in the bottom level ready queue will suffer from starvation. How? अगर मान लीजिए कोई लास्ट लेवल पे है, मतलब आपका काम है कोई, जैसे मान लीजिए बहुत छोटा सा काम होता है, जैसे कुछ सामान लाना होता है जो अभी हाल मतलब तुरंत में तो यूज नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद यूज में लाना है आपको, तो वो काम अब क्या बोलते हैं आप पोस्टपोन करते रहते हैं, हाँ चल ठीक है बाद में ले आऊंगा। उससे कुछ और आपको इंपॉर्टेंट काम आ गया, आपने उसे पोस्टपोन कर दिया। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट काम आ गया, फिर आपने उसे पोस्टपोन कर दिया। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट काम आ गया, फिर आपने पोस्टपोन कर दिया। ये जैसे इस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करने के लिए, जैसे हमें कॉलेज का वर्क मिलता है, जैसे मान लीजिए कॉलेज का असाइनमेंट और ये सब मिलता है, ये ट्रिवियल काम है, आप कर ही लेंगे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसे डिले करते रहते हैं, हाँ चल ठीक है कल कर लेंगे, हाँ चल ठीक है परसों कर लेंगे। अपने कुछ कामों में मतलब उससे इंपॉर्टेंट काम होते हैं आपके लिए, तो आप उन सबको करते रहे तो वर्क वो डिले होता रहा। अब क्या हुआ, उसे किसी टाइम तो सबमिट करना था ना उसके, इसीलिए कॉलेज वाले उस टाइम के लिए एक टाइम गाइडलाइन रखते हैं, मतलब एक टाइम बाउंड रखते हैं कि इस टाइम तक आपको सबमिट करना ही करना है, राइट। ओके, तो अगर आप उस टाइम में सबमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो वो आपका लॉस है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए एक प्रोसेस है, वो अटका हुआ है, लास्ट स्टेट में है, इंपॉर्टेंट काम आते जा रहे हैं, और वो प्रोसेस डिले होता रहेगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, तो वो स्टारवेशन से सफर करेगा। अब स्टारवेशन क्या है, इनडेफिनेट वेटिंग ऑफ अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, मतलब एक प्रोसेस की इनडेफिनेट वेटिंग एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप एक डॉक्टर मतलब आप किसी एम्प्लॉय मतलब आप एक एम्प्लॉय हैं, किसी के यहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, और आप सैलरी मांगने जाते हैं रोज, अपने बॉस से सैलरी मांगने जाते हैं, और वो रोज कह देता है अभी नहीं बाद में आना, अभी नहीं बाद में आना, अभी नहीं बाद में आना, अभी नहीं बाद में आना। तो कुछ सर्टेन टाइम तक तो ही तो आप सुनेंगे कि अभी नहीं बाद में आना, तो उसके बाद आप भी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि कितनी मतलब कब बाद में आऊं, कोई फिक्स टाइम ये सब बताओ ना, मतलब कब बाद में आऊं, कोई फिक्स टाइम बताओ। जब तक आप टाइम डेफिनेट नहीं करेंगे, मतलब इनडेफिनेट वेटिंग, स्टारवेशन मतलब इनडेफिनेट वेटिंग, ओके, राइट। indefinite waiting of a process for execution, ओके। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं एजिंग के थ्रू। एजिंग क्या है, एजिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर अप्लाई करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कुछ सर्टेन चेंजेस अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हम स्टारवेशन को रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एजिंग कहता है इफ वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस इंक्रीजेस, ये आप पूरा लिखिए, मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। इफ वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस इंक्रीजेस, देन प्रायोरिटी ऑफ दैट प्रोसेस शुड आल्सो इंक्रीज।
Now take multi-level feedback queue. Okay, it is an extended version of multi-level queue in which there are a feedback loop in every queue. अब इसमें क्या होता है, इसमें ना हर स्टेट में, मतलब हर रेडी क्यू में, मतलब हर लेवल की रेडी क्यू पे आपका थोड़ा थोड़ा जो आपका एग्जीक्यूशन है वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक जॉब आई है यहाँ, उसने 2 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया, 4 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया, 8 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया, 16 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया। और उसके बाद यहाँ एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगी जिसके मतलब फाइनली अगर उसके बावजूद भी बच जाता है, सारे लेवल्स में के एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी वो बच जाता है उसका थोड़ा बहुत, तो वो यहाँ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कोई सी हमने एक जो इतनी सारी पढ़ी हमने उनमें से कोई सी भी एक यूज कर सकते हैं। FCFS, SJF, SRTF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें होगा क्या, हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो कोई भी प्रोसेस पूरी तरह आइडल नहीं रहेगा, मतलब ऐसा ही नहीं होगा कि उसे चांस ही नहीं मिला। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि हर प्रोसेस को चांस जरूर मिलेगा थोड़ा एग्जीक्यूशन टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक चांस है स्टारवेशन का, मतलब तब भी यहाँ स्टारवेशन पॉसिबल है, किसी प्रोसेस के लिए स्टारवेशन पॉसिबल है। कैसे, मान लीजिए एक बड़ा प्रोसेस आया है जिसका एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट है 128 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम उसने यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया, फिर 4 यूनिट ऑफ टाइम उसने यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया, फिर 8 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया उसने, उसके बाद 16 यूनिट ऑफ टाइम उसने यहाँ एग्जीक्यूट करा। तो ये कितना हुआ, 4, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। 30 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसका कितना हिस्सा बच जाएगा, मतलब 128 माइनस 30 करेंगे तो आप कितना बच गया, आपका ये बच गया 70 प्लस 28, तो ये हो गया 98। ओके, 98 यूनिट ऑफ टाइम आपका बच गया। अगर मान लीजिए यहाँ आप कर रहे हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यूज, SJF यूज कर रहे हैं और इतना बड़ा यूनिट ऑफ टाइम है, अगर मान लीजिए छोटे छोटे आए वो तो ऊपर ही खत्म हो जाएंगे, इनको 31 32 टाइप में आया, लगातार 30 और 31 के, ये फिर मतलब इससे छोटे छोटे आए जा रहे हैं, छोटी छोटी जॉब्स आए जा रही, तो SJF क्या करेगा, उन्हें ही एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि SJF में खुद में स्टारवेशन एग्जिस्ट करती है। मतलब जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यहाँ यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर स्टारवेशन हुई तो उसके बावजूद भी स्टारवेशन एग्जिस्ट करेगी मल्टी लेवल क्यूई में। अगर आप यहाँ FCFS यूज करेंगे तो स्टारवेशन का चांस नहीं होगा, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप कोई और एल्गोरिथम यूज करेंगे तो वहां स्टारवेशन होगी ही होगी। ओके, मतलब जिसमें स्टारवेशन इंटरनली मतलब एग्जिस्ट करती है। अब बहुत सारे उसमें ये है, मतलब ये डिबेटेबल टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत सारे उसमें डाउट है कि अगर मतलब अगर आप FCFS यूज करेंगे तो ये फ्री है, तो क्या आप इसे एल्गोरिदम को स्टारवेशन फ्री बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। मान लीजिए अगर आप FCFS यूज कर रहे हैं तो स्टारवेशन फ्री है, लेकिन SJF यूज कर रहे हैं तो स्टारवेशन फ्री नहीं है। तो ये आर्ग्यूइंग टॉपिक है। ओके, इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, in this strategy every process get some amount of time to execute its code, but still there is a chance of starvation, right? Okay, take this chart, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, चाहेंगे तो मैं सीधा कर सकता हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो नाम ही लिखना है ना। ओके, तो ये एल्गोरिदम्स है। अब हम ये देखेंगे किस किस एल्गोरिदम में स्टारवेशन एग्जिस्ट करती है और किस किस में नहीं करती। तो क्या FCFS में स्टारवेशन एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। ओके, अब नो लिख लीजिए या क्रॉस कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। SJF में करती है, क्योंकि अगर मान लीजिए लगातार छोटी छोटी जॉब आई जा रही है, तो एक अगर मान लो बड़ी बस टाइम वाली जॉब पहले भी आई है तो भी उसे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार छोटी छोटी जॉब आ रही है। SRTF में, जी हाँ, क्योंकि SRTF में भी तो हम क्राइटेरिया क्या सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हमारी छोटी जॉब, उसमें भी सेम सिनेरियो अप्लाई होगा, लगातार छोटी छोटी जॉब आती जा रही है।
अराइव होती जा रही है सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, आप छोटी जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। राउंड रॉबिन में नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्राइटेरिया अराइवल टाइम है सिलेक्शन का, कि जो पहले आया है उसे तो पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ओके, यही नेचर ऑफ लॉ है। लॉ ऑफ नेचर मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। LJF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, जो लंबी जॉब है उसे पहले कर दो। अगर मान लीजिए लगातार लंबी जॉब आती जा रही है, एक जॉब है जो थोड़ी सी बस टाइम छोटी है, वो पहले भी आई है, उससे भी स्टारवेशन सफर करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार लंबी जॉब इंट्रोड्यूस हो रही है सिस्टम में। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। LRTF में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? अगर आप सोच रहे हैं करेगी तो आप गलत सोच रहे हैं, LRTF में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप लॉन्गेस्ट जॉब को प्रिएम्प्टिव अप्रोच में सॉल्व कर रहे हैं। जो सबसे पहले लॉन्गेस्ट था वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो गया होगा, फिर थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट हो गया होगा। अगर मान लीजिए एक 8 है, 8 के दो आए हैं, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, यहाँ एक 2 का भी है, ये मतलब फिर ये 6 होगा, फिर ये 6 होगा, फिर ये 5 होगा, फिर ये 5 होगा, ऐसे ही करते करते एंड में आते आते ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब तीनों 2 हैं, अगर ये पहले अराइव होगा तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 0 होगा, मतलब पहले ये टर्मिनेट करेगा, फिर ये टर्मिनेट करेगा, फिर ये टर्मिनेट करेगा। राइट, तो ये सब करेंगे, मतलब क्राइटेरिया तो तब भी आपका लॉन्गेस्ट जॉब ही है, लेकिन अराइवल टाइम भी इसमें इंटरफेयर करेगा, क्योंकि प्रिएम्प्टिव अप्रोच में एक टाइम के बाद सब कुछ सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं, बड़े को घटा रहे हैं। राइट, नॉन प्रिएम्प्टिव प्रायोरिटी में एग्जिस्ट करती है स्टारवेशन, यस। प्रिएम्प्टिव प्रायोरिटी में एग्जिस्ट करती है, यस, हमने एग्जांपल्स में देखा है। HRRN हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो में करती है क्या स्टारवेशन एग्जिस्ट? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें हम रिस्पांस रेशियो देखते हैं, रिस्पांस रेशियो करंट टाइम के हिसाब से चलता है, मतलब वेटिंग टाइम उसका कंसीडर होता है, वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम डिवाइड बाय सर्विस टाइम है ना। अगर मान लीजिए वेटिंग टाइम बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो पैरामीटर आएगा वो और बड़ा होगा, तो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो वो सेलेक्ट हो जाएगा। राइट, ओके, राइट। मल्टी लेवल क्यू में एग्जिस्ट करती है, हाँ हमने अभी पढ़ा है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में करती है, हमने अभी पीछे स्टेटमेंट एक नोट करी थी, जिसमें हमने बताया था कि करती है, केस ऐसे बन सकते हैं जिसमें करती है। ओके, अब एक नोट कीजिए, लिखिए कि मेजर ऑफ द करंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज राउंड रॉबिन एज इट्स CPU scheduler. Okay, major of the current operating system use round robin as its CPU scheduler like Windows and Linux. अब राउंड रॉबिन को क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि ये मल्टीटास्किंग का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ही है, कि अगर आपके पास 10 प्रोसेस है, जो पहले आया उसे ज्यादा प्रेसिडेंस दीजिए, सबको टुकड़ों में एग्जीक्यूट कीजिए, ये नहीं सिर्फ सिंगल स्लाइस में एग्जीक्यूट कीजिए, आप उसे एग्जीक्यूट कीजिए, एक टाइम काउंटर सेट कर लीजिए, इतने टाइम तक तू करेगा, इतने टाइम तक तू करेगा, इतने टाइम तक तू करेगा। उससे होगा क्या, यूजर को ऐसा लगेगा कि एक बार में बहुत सारे टास्क एक साथ रन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, एक बार में एक ही टास्क रन कर रहे हैं। हमने राउंड रॉबिन में अच्छी तरह समझा है, और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग का डिफरेंस भी। राइट, ओके।